नमस्कार दोस्तों, दाहपू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति के बारे में। पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने अध्ययन किया था जीवों की जो उद्विकासीय परिकल्पना हैं उनके बारे में। ठीक है, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो जीवन की उत्पत्ति और एक मिलर नामक वैज्ञानिक हुए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, किस तरह की प्रोसेस से ये संपूर्ण जीव जगत बना है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना जो चैप्टर है वो रहेगा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। पेन पूरा हो गया है। जीवन की उत्पत्ति और मिलर का प्रयोग। ये आपके यूनिट नंबर 17 है। उस पूरी यूनिट के अंदर सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और उसके बाद में एक मिलर नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इस जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक प्रयोग दिया था। ठीक है, तो बात करें अपन जीवन की उत्पत्ति तो उससे पहले वातावरण के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अपने चारों ओर के वातावरण का निर्माण हुआ और वातावरण का निर्माण होने के बाद में जीवों का निर्माण हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 10 से 12 अरब वर्ष पहले, कितने 10 से 12 अरब वर्ष पहले यहाँ पे जो अपना प्रारंभिक वातावरण था, यह वातावरण बहुत गर्म था और इसके अंदर कुछ गैसें पाई जाती थी। ठीक है, इनमें एक पदार्थ पाया जाता था, उसका इलियम नाम है। क्या नाम है? इलियम नामक पदार्थ वातावरण में पाया जाता था और तब वो वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म रहता था और वातावरण के अंदर कोई जीव उपस्थित नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ गैसें थी जो इस वातावरण के अंदर उपस्थित थी और इसका तापमान पहले बताया जाता है, इसका तापमान 5000 से 6000 सेंटीग्रेड तक था। 5 से 6000 सेंटीग्रेड तक तप्त स्थल थे। अब आपको मैं यहाँ पे सेंटीग्रेड के बारे में बात बताऊं। अपना जो सामान्य तापमान रहता है ये 30 से 40 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 30 से 40 सेंटीग्रेड होता है और 40 से बाहर जब जाता है तो अपन इसे भयानक गर्मी मानते हैं। क्या मानते हैं? कि भयानक गर्मी है। और बात करें भयानक गर्मी के औसतन तापमान की तो चूरू जिले के अंदर इधर जो तापमान रहता है वो लगभग औसतन 40-42 सेंटीग्रेड तक गर्मियों के दिनों में तापमान रहता है। कब रहता है? गर्मियों के दिनों में। तब भयंकर गर्मी लगती है अपन को। और ये तो है इस गर्मी की बात। अब आप इसका अनुमान तो लगा सकते हो कि तब कितनी गर्मी थी ये जमीन स्थल पे कि 5 से 6000 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर तापमान था। ठीक है, तब
कोई यहाँ पे कुछ वातावरण उपस्थित नहीं था, वातावरण के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ये कण पाए जाते थे। वातावरण के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण पदार्थ के समान उपस्थित होते थे। जैसे अब पृथ्वी भूमंडल पर अलग अलग पदार्थ उपस्थित हैं, उस टाइम में यहाँ पृथ्वी पर कोई पदार्थ उपस्थित नहीं था, भयानक गर्मी, और गर्मी के अंदर यहाँ पे क्या थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बाद में अपना जीवों की कल्पना के बारे में कहें तो इसमें 2-3 अलग अलग सिद्धांत आते हैं, 2-3 अलग अलग जीवन की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत आते हैं, जिन्हें जैव सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है कि जैव सिद्धांत, जैव सिद्धांत, जैव सिद्धांत। 2-3 जैव सिद्धांत है। इसमें सबसे पहले की बात करूं तो यहाँ पे एक आपके आता है बिग बैंग परिकल्पना। क्या आता है? बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना की बात करें तो इस परिकल्पना के अनुसार पहले वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित थी। क्या? हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी। ये एबे लेमात्र नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? एबे लेमात्र। एबे लेमात्र नामक वैज्ञानिक ने किसकी परिकल्पना दी? बिग बैंग की परिकल्पना दी। और इन्होंने बताया कि पहले पृथ्वी पर, ठीक है, कि पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती थी। कौन सी गैस पाई जाती थी? हाइड्रोजन गैस पाई जाती थी। और ब्रह्मांड के अंदर एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? ब्रह्मांड के अंदर एक विस्फोट हुआ जिसमें हाइड्रोजन और अन्य गैसें क्रिया करके मूलभूत तत्व बने। क्या बने? हाइड्रोजन और अन्य गैसें आपस में क्रिया करके मूलभूत तत्व बने। ये तो किसकी परिकल्पना है? बिग बैंग परिकल्पना। एबे लेमेत्र नामक और एक इनके साथ में डिक नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने इसके बारे में नॉर्मल ये जानकारी दी। इनके बाद में कांट प्लंट नामक एक वैज्ञानिक था, उसने मत दिया। कांट प्लंट ने, कांट का मत, पहला मत तो आपके बिग बैंग परिकल्पना वाला हो गया। दूसरा मत है कांट का मत। इन्होंने कहा जो प्रारंभिक पदार्थ हैं उनका निर्माण संघनन से बना है। अनेक गैसें क्रियाएं करके आपस में मिली और इनसे मिलकर पदार्थ बने। संघनन का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जैसे अपन कहते हैं पानी का संघनन, पानी उबलकर वाष्प के रूप में एक जगह जमा होता है तो उसे अपन कहते हैं संघनन। उसी तरह से कि वातावरणीय तापमान के कारण यहाँ पे जो प्रारंभिक पदार्थ थे उनमें संघनन हुआ और संघनन से किसका निर्माण हुआ? पदार्थों का निर्माण हुआ। तत्व मिलके किस में परिवर्तित हुए? पदार्थों के अंदर परिवर्तित हुए। और इसी संघनन से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का विकास हुआ। इसी संघनन से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का विकास हुआ। ये किसका मत है? कांट का मत है। कांट के अनुसार, कांट नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता था और उसी तापमान के कारण यहाँ तत्वों के अंदर संघनन हुआ और उसी संघनन से पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसके बाद में आता है एक आधुनिक मत।
उसके बाद में एक आता है आधुनिक मत, 3 नंबर। आधुनिक मत के अंदर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो प्रारंभिक पदार्थ हैं उनका निर्माण सकेंद्रीय वर्तों के खंडन से हुआ है। किससे हुआ है? सकेंद्रीय वर्तों के खंडन से प्रारंभिक पदार्थों का निर्माण हुआ है। ये किसका मत है? आधुनिक मत है। और इस प्रकार 4 लाख खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पे जो तापमान था वो 4 से 5000 सेंटीग्रेड तापमान पर तप्त यानी कि गर्म था, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा हुआ तो अलग अलग ठंडा होने के कारण जैसे हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, इन गैसों के विखंडन से अलग अलग पदार्थों का निर्माण हुआ। ये किसका मत है? आधुनिक मत है। अब जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये मैंने आपको बात बताई प्रारंभिक वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? प्रारंभिक वायुमंडल के बारे में, कि पहले यहाँ पे जो वायुमंडल था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तप्त था, और वो तप्त वायुमंडल और कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन है ये क्रियाएं करके पदार्थों के रूप में परिवर्तित हुए। और इसके बारे में 3 छोटे छोटे मत थे। एक तो बिग बैंग मत, और एक था आपका कांट का मत, और एक था आधुनिक मत। ये 3 मत किसके बारे में थे? ये जो प्रारंभिक वातावरण था उसके बारे में थे। अब प्रारंभिक वायुमंडल की विशेषताएं क्या थी? प्रारंभिक वायुमंडल की विशेषताएं। प्रारंभिक वायुमंडल की विशेषताएं। प्रारंभिक वायुमंडल की विशेषताएं। प्रारंभ में मैंने जैसे आपको बताया कि प्रारंभिक वायुमंडल बहुत गर्म था, वातावरण बहुत अधिक मात्रा में तप्त था। तप्त कहो या गर्म कहो एक ही बात है, ठीक है। प्रारंभिक जो वातावरण था वो बहुत अधिक मात्रा में गर्म था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि इस प्रारंभिक वातावरण में इस प्रारंभिक वातावरण में O2 का अभाव था, यानी ऑक्सीजन का अभाव। किसका अभाव था? O2 का अभाव था। प्रारंभिक जो आपके वातावरण था उस वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी थी, और इसके अंदर किसका अभाव था? ऑक्सीजन का अभाव था। इसमें अमोनिया NH3, ठीक है। इसमें अमोनिया, मीथेन, इसमें अमोनिया है, मीथेन है, और नाइट्रोजन तथा H2 यानी कि हाइड्रोजन की अधिकता थी। किस किस की अधिकता थी? इसमें अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो अधिक मात्रा में उपस्थित थी, ठीक है। उसके बाद की बात करूं मैं यहाँ पे, तो प्रारंभिक जो वायुमंडल था उसके अंदर अपशयन उपस्थित था। क्या था प्रारंभिक वायुमंडल में? प्रारंभिक वायुमंडल में
अपसयन था। हाइड्रोजन की जो उपस्थिति में क्रियाएं होती थी उसे अपसयन कहा जाता है। तो प्रारंभिक वातावरण में आपको पता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों की अधिकता थी, तो जो प्रारंभिक वायुमंडल था उसमें अपसयन पाया जाता था। समय के साथ साथ में धीरे धीरे पृथ्वी पे जो गर्मी है वो कम हुई, ठीक है। कुछ विस्फोट हुए, उससे पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी पे धीरे धीरे जो गर्मी कम हुई, इसी के साथ में वायुमंडल में कुछ जीवन भी आने लगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होने लगी और जीवों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो ये तो था आपके प्रारंभिक वायुमंडल की विशेषताएं कि प्रारंभिक जो वायुमंडल था वो बहुत अधिक मात्रा में तप्त था, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, ठीक है। इस वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था और ये अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों की जैसी गैसों की अधिकता थी और इस वायुमंडल में अपसयन पाया जाता था। बाद में धीरे धीरे कालांतर में यहाँ पे ताप कम हुआ और जीवों का उद्भवन शुरू हुआ। उसके बाद में अपन बात करेंगे जीवों की उत्पत्ति। यहाँ तक तो पृथ्वी का जो तापमान बहुत अधिक मात्रा में था, 5 से 6,000 सेंटीग्रेड था, वहाँ से अपन कम मात्रा तक तापमान को लेके आए। अब आगे देखेंगे जीवों का विकास, कि जीवों का जो विकास है वो कैसे। अब अगला आपका आ जाएगा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। 3-4 मत हैं जीवों की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहला मत है विशिष्ट सृष्टिवाद। कौन सा है? विशिष्ट सृष्टिवाद। सृष्टि का अर्थ है जीव जगत, ठीक है। विशिष्ट सृष्टिवाद का अर्थ यहाँ पे है कि जो अलग अलग लोग थे उनके अलग अलग मत थे। यहाँ पे तो आप देखें तो दार्शनिकों के मत ही थे, कोई विशेष वैज्ञानिक नहीं थे, लोगों के अपने अपने मत थे। जैसे कोई राम को मानता है तो उसने कहा इस सृष्टि का जो निर्माण है वो राम ने किया, कोई अल्लाह को मानता है तो उसने कहा सृष्टि का निर्माण अल्लाह ने किया, कोई ईसा को मानता है तो उसने कहा सृष्टि का निर्माण ईसा ने किया। इस तरह से अपने अपने लोगों के या अपने अपने व्यक्तियों के जो जिस धर्म से संबंधित थे उस धर्म के जो भगवान थे या जो महापुरुष थे उनको जीव की उत्पत्ति का श्रेय दिया गया। ये तो था आपके विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जीव जगत की उत्पत्ति, जीव जगत की उत्पत्ति अलग अलग महापुरुषों के द्वारा बताई गई। महापुरुषों या भगवान या विष्णु, ईसा मसीह, कुछ भी कह सकते हो, विष्णु के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई। यह तो था आपका विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। इसके बाद में आता है आपके यंत्रवाद या आकस्मिक अकार्बनिकवाद, ठीक है। पहला हो गया आपके विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, दूसरा आपके हो जाता है आकस्मिक या यंत्रवाद, आकस्मिक अकार्बनिकवाद या यंत्रवाद। इसके बारे में देखो कि ये क्या है। कुछ जो वैज्ञानिक थे, अब यहाँ पे तो जो बात की थी वो महापुरुषों ने की थी, आगे वैज्ञानिक आ जाते हैं। उन वैज्ञानिकों के अनुसार कि पृथ्वी पर कोई प्रलय आया था। क्या आया था? कोई प्रलय आया था और उसी प्रलय के कारण जो विभिन्न कार्बनिक पदार्थ थे उनसे जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। पृथ्वी पर क्या आया था? प्रलय आया था और प्रलय के अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ थे उन अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा जीवों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये कौन कहता है? आकस्मिक कार्बनिकवाद या यंत्रवाद
वाद। ये कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई प्रलय आया था, कोई प्रलय आया था। प्रलय का अर्थ है सृष्टि के द्वारा किया गया प्रकोप। कोई प्रलय आया था और उस प्रलय के द्वारा उस प्रलय में उस प्रलय में अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा जीवों का निर्माण हुआ है। जीवों का निर्माण होगा। अब इसके बाद में आपका जो तीसरा सिद्धांत है वो है स्वतः जननवाद। क्या है? स्वतः जननवाद या अजीवोवाद या स्वतः जननवाद। ठीक है, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार अजैविक पदार्थों से जीवों का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार अजैविक जो पदार्थ हैं उनसे किसका निर्माण हुआ? जीवों का। तो लिख लो, इस सिद्धांत के अनुसार अजैविक पदार्थों से जैविक व अजैविक पदार्थों से जीवों का निर्माण हुआ। जैसे इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो मानते हैं कीचड़ से मछलियों का निर्माण हुआ। किससे मछलियों का निर्माण हुआ? जो कीचड़ है, कीचड़ से मछलियों का निर्माण। ठीक है, और पेड़ों से ये मानते हैं पक्षियों का निर्माण किससे हुआ? पेड़ों से पक्षियों का निर्माण। आदि। तो इस तरह से जो आपके स्वतः जननवाद का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि जैविक और अजैविक पदार्थों से जीवों का निर्माण हुआ है, और जैसे मछलियां हैं तो उनका निर्माण कीचड़ से हुआ है, तथा पक्षी हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? पेड़ों से हुआ है। तो ये कौन से सिद्धांत के अनुसार है? स्वतः जननवाद के अनुसार है। इसके बाद में आपका अगला जो सिद्धांत आता है वो जीव जननवाद आता है। कौन सा आता है? जीव जननवाद। यानी कि जीवों का निर्माण जीवों के द्वारा ही हुआ है या अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा हुआ है। इस तरह का कौन मानते हैं सिद्धांत? जीव जननवाद। तो अगला आपका हो जाएगा जीव जननवाद। ठीक है, यहाँ पे जीव जननवाद यानी जीवों की आपस में क्रियाओं के द्वारा ही जीवों का निर्माण हुआ है। ये किन वैज्ञानिकों ने माना? जीव जननवाद के। यह सिद्धांत सर्वप्रथम हार्वे ने दिया। किसने दिया था? यह सिद्धांत सर्वप्रथम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, हार्वे ने बताया जो जीवों की उत्पत्ति है वो जीवों के द्वारा ही हुई। ठीक है, यानी कि जीव जननवाद, जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा। जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा।
जीवों की उत्पत्ति जीवों के द्वारा, और सर्वप्रथम ये सिद्धांत किसने दिया? हार्वे ने दिया। हार्वे के बाद में इनके समर्थन में 3-4 वैज्ञानिक और भी आए। इसमें सबसे पहला आपके फ्रांसिस्को का नाम आता है। फ्रांसिस्को ने भी कहा कि अपने जो हार्वे बता रहे हैं कि जीवों का निर्माण जीवों के द्वारा ही हुआ है। इन्होंने क्या किया? मछलियों को लेके मछलियों को खूब उबाला, ताकि उसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। ठीक है, मछलियों को लेके उनको गर्म पानी के अंदर उबाला ताकि उनके अंदर के जो सूक्ष्म जीव हैं गर्मी के कारण नष्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद 3 अलग अलग बोतलों के अंदर इन मछलियों को बंद किया और वायुरोधी परत के द्वारा ढक दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये पाया कि कुछ समय के बाद में जिसके अंदर भी बाह्य वातावरण की गैस थोड़ी बहुत भी मात्रा में मिली है, तो उसके तह में जिसके अंदर मछलियाँ उबाल के डाली गई थी उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गए? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो इन्होंने कहा कि जीवों के द्वारा ही जीवों का उत्पन्न हो रहा है। जैसे अपन ने सबसे पहले संपूर्ण सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के बाद में मछलियों को किसी वायुरोधी बोतल के अंदर डाला था, लेकिन उस वायुरोधी बोतल के अंदर भी नए सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। फ्रांसिस्को के बाद में लेज़रो नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए? इनके समर्थन में एक और वैज्ञानिक आए और उनका नाम था लेज़रो ने भी वही काम दोहराया। यहाँ पे फ्रांसिस्को ने तो मछलियों को उबाला था, लेकिन लेज़रो ने जो मांस होता है उस मांस के सूप को गर्म किया और गर्म करने के बाद में वायुरोधी बोतलों के अंदर बंद कर दिया ताकि इस सूप को कुछ समय के लिए परिरक्षित किया जा सके, लेकिन अंत में उस सूप के अंदर भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो ये यहाँ पे सभी मिलकर ये बताना चाहते हैं कि जीवों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? जीवों के द्वारा ही हुआ। इसके बाद में आपने एक नाम आपने सुना ही होगा, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने भी इसी बात पर प्रयोग किया और इन्होंने एस आकार का एक फ्लास्क लिया। एस आकार के फ्लास्क में यीस्ट का जो पाउडर होता है जिससे कवक आदि का निर्माण होता है, तो यीस्ट के पाउडर को उबाल के एक बोतल के अंदर पैक किया और पैक करने के बाद में कुछ समय तक उसको खराब होने से बचाया जा सका, लेकिन अंत में उसके अंदर भी सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो गया। तो इन सभी प्रयोगों को मिलाते हुए देखा जाता है तो लास्ट में बात ये आती है कि जीवों का निर्माण जीवों के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, जीवों का निर्माण जीवों के द्वारा ही हुआ था। सूक्ष्म जीवों से निर्माण की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे उन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा बड़े जीवों के रूप में परिवर्तित होने लगी। ये तो था आपका जीववाद। अब इसमें आगे बात आती है जीवन के उद्भव की आधुनिक परिकल्पना या जीवन का जीव रसायन। यानी कुछ वैज्ञानिक यहाँ पे ये भी मानते हैं कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा हुई और रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो जीवों का विकास हुआ था उसे कीमोजोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश के अंदर कीमोजोनी कहा जाता है। तो आगे अपन बात करेंगे जीवों का विकास। जीवों का विकास विभिन्न रसायनों द्वारा। या इसे जीव रसायनवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव रसायनवाद। जीव रसायनवाद। और ये जीव रसायनवाद सबसे पहले दिया था A.I. ओपेरिन ने। किसने दिया था? A.I. ओपेरिन। A.I. नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने जीव रसायनवाद दिया। इन्होंने कहा कि जो वायुमंडल के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनके अंदर क्रियाओं के द्वारा ही जीवों का निर्माण हुआ है और
इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के समूह से ऐसे यौगिकों का निर्माण हुआ है और वहाँ से जीवों का उत्पन्न हुआ है। और इस जीव रसायनवाद को ओपेरिन का सिद्धांत भी कहा जाता है या ओपेरिनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सर्वप्रथम खोज है या सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था वो किसने बताया था, E.I. ओपेरिन ने 1929 में बताया था। फिर जीव रसायनवाद या ओपेरिनवाद के 8 चरण बताए गए। कितने चरण बताए गए? 8 चरण बताए गए। वो मैं 8 चरण आपको यहाँ पे बताता हूँ। जीव रसायनवाद या ओपेरिनवाद भी कह सकते हो। रासायनिक विकास को कीमोजेनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमोजेनी। ये इसका इंग्लिश का नाम है। और इस कीमोजेनी के 8 चरण हैं। कितने चरण हैं? इसके 8 चरण हैं। सबसे पहला इसमें सूक्ष्म अणुओं का निर्माण। सबसे पहला जो इसका चरण है वो सूक्ष्म अणुओं का निर्माण। सूक्ष्म सबसे पहला इसका जो जीव रसायनवाद का चरण है सूक्ष्म अणुओं का निर्माण, और इसके बाद में सरल यौगिकों का निर्माण होता है। अणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। तो इसके बाद में दूसरा इसमें दिया गया है सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। सरल कार्बनिक यौगिक मिलकर जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो फिर आ जाता है आपकी जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। और जटिल कार्बनिक यौगिकों के बाद में न्यूक्लिक प्रोटीन अणुओं का निर्माण। न्यूक्लिक प्रोटीन अणुओं का निर्माण। न्यूक्लिक प्रोटीन अणुओं का निर्माण। ये प्रथम 4 चरण हैं जीव रसायनवाद या कीमोजेनी के, जिसमें सूक्ष्म अणुओं का निर्माण। सबसे पहले छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है विभिन्न रसायनों के द्वारा, और फिर वो अणु मिलके सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और फिर जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, और उसके बाद में न्यूक्लिक प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है। फिर आगे जैव विकास या बायोजेनी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक तो रासायनिक थी, उसके बाद जीवों का विकास स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रथम कोशिका का निर्माण होता है। तो चरण इसी के 8 चरण है, लेकिन यहाँ तक तो था कीमोजेनी। फिर बायोजेनी स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? बायोजेनी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बायोजेनी। बायोजेनी बायोजेनी। और बायोजेनी में भी इसके कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। इसका पहला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5वां मान लो आप सीधा, 5वां हो जाएगा प्रथम कोशिका का निर्माण। प्रथम कोशिका का निर्माण। यहाँ पे प्रथम कोशिका का निर्माण होने के बाद में इसमें स्वपोषण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इसका दूसरा जो चरण है यानी 6ठा चरण स्वपोषण की उत्पत्ति, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 6ठा चरण आपके हो जाएगा स्वपोषण की उत्पत्ति।
स्वपोषण की उत्पत्ति। ठीक है, और सातवां आपके हो जाएगा स्वपोषण के बाद में आधुनिक वायुमंडल। कौन सा वायुमंडल? आधुनिक वायुमंडल का निर्माण। आधुनिक वायुमंडल का निर्माण। आधुनिक वायुमंडल का निर्माण। और आठवां आपके हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। अब यहाँ पे जीव का निर्माण हो जाता है। आठवां आपके हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। ये था आपके जीवन के विकास के 8 चरण। जीवन के विकास के 8 चरण। इसमें जो पहले 4 चरण हैं वो कीमोजोनी कहलाते हैं, अर्थात रसायनों के द्वारा यहाँ पे जो रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। फिर आगे आता है 5वें चरण से लेकर 8वें चरण तक 4 ये हो जाएंगे बायोजेनी, यानी यहाँ पे जीवों के विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले रसायन मिलके, रसायनों की बात की थी, सबसे सूक्ष्म जो अणु होते हैं उनका निर्माण होता है। सूक्ष्म अणु मिलके सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और सरल कार्बनिक यौगिक मिलके जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और ये जटिल कार्बनिक यौगिक मिलके न्यूक्लिक प्रोटीन अणुओं का निर्माण करते हैं। और इन्हीं प्रोटीन अणुओं के द्वारा प्रथम कोशिका का निर्माण होता है। प्रथम कोशिका के निर्माण के बाद में ये कोशिका स्वपोषण की स्थिति में आती हैं, तो उसे कहते हैं स्वपोषण की उत्पत्ति। और फिर आधुनिक वायुमंडल का निर्माण, यानी वायुमंडल में जीवित रहने के लिए आधुनिक वायुमंडल के लिए तैयार होना, आधुनिक वायुमंडल का निर्माण। और जो लास्ट का स्टेप है वो है यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति, यानी एक जीव का निर्माण। अब यहाँ पे अपन ने बात की है सबसे पहले अपन ने बात की कि जो जीवन के उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन कौन से? विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत और आकस्मिक यंत्रवाद का सिद्धांत। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया स्वतः जननवाद का सिद्धांत, फिर जीवनवाद का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत देखे थे। इन सिद्धांतों से पहले अपन ने ओनली फॉर इतनी बात की थी कि ये जो प्रारंभिक वायुमंडल है, प्रारंभिक वातावरण है, इसका निर्माण कैसे हुआ और पहले पृथ्वी पर कितना तापमान था और अब क्या तापमान है उसके बारे में। फिर अपन ने जीवन की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत पढ़ ली, और जीवन की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत पढ़ने के बाद में अपने कीमोजेनी और बायोजेनी के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक आपका सिद्धांत है जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है, मिलर का सिद्धांत, और वो सिद्धांत अपन करेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।